कारणों का ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर में क्या रिलेशन है? कारणों का ऊष्मा इंजन एवं रेफ्रिजरेटर कार्नोट हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या समानता है, क्या समतुल्यता है, ये अपने को चेक करना चाहिए। तो कार्नोट ऊष्मा इंजन मैंने पहले पढ़ाया, उसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ाई है। आज अपन पढ़ेंगे कार्नोट ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर। कार्नोट ऊष्मा इंजन पहले पढ़ चुके हैं, वो उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम का मतलब विपरीत क्रम में भी उन्हीं अवस्थाओं से संपन्न कराया जा सके जिन अवस्थाओं से गुजरते हुए सीधे क्रम में संपन्न कराया गया है। तो कार्नोट के ऊष्मा इंजन में क्या होता है, जो कार्यकारी पदार्थ होता है जो अपन ने सिलेंडर में लिया था, कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करके कुछ ऊष्मा सिंक को प्रदान करके शेष ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर देता है। शेष ऊष्मा को क्या करता है, कार्य में परिवर्तित कर देता है। ऊष्मा इंजन में मैंने देखा था कि स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है और उस ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है, लेकिन कुछ ऊष्मा सिंक को भी देता है। पूरी ऊष्मा कार्य में नहीं डलती, 100% दक्षता कभी नहीं होती, बिना सिंक के पूरा प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। तो इसको अपन चित्र से दिखाएं तो ऐसे दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये है ऊष्मा स्रोत जो होता है T1 केल्विन तापमान, और यहाँ से ऊष्मा ग्रहण की गई Q1 और कुछ ऊष्मा दी गई सिंक को। तो ये ऊष्मा सिंक है, ऊष्मा सिंक जो T2 केल्विन ताप पर होता है। स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा Q1 सिंक को दी गई Q2, और जो इनका डिफरेंस है यानी कि Q1 माइनस Q2, ये कार्य में परिवर्तित हो गई कार्य में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो किसका है, ऊष्मा इंजन का। ये जो चित्रण अपन ने किया है वो ऊष्मा इंजन के लिए है। ठीक है, स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, कुछ ऊष्मा सिंक को देता है Q2 और शेष कार्य में परिवर्तित कर देता है। ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऊष्मा इंजन का है। अब इसका ग्राफ से जो अपन दिखाते हैं पूरा कार्नोट चक्र, तो पहले भी बताया था मैंने, दाब P और ताप T में, दाब P और ताप T में जो वक्र बनाया था, समतापीय प्रसार, रुद्धोष प्रसार, समतापीय संपीड़न और रुद्धोष संपीड़न। पहले समतापीय प्रसार होता है T1 ताप पर, फिर रुद्धोष प्रसार होता है, फिर समतापीय संपीड़न होता है T2 ताप पर, रुद्धोष संपीड़न। इस प्रोसेस के द्वारा अपन ऊष्मा इंजन को समझाते हैं। अब चूंकि ऊष्मा इंजन उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है, तो इसको विपरीत क्रम में भी संचालित किया जा सकता है। तो चूंकि ऊष्मा इंजन या इसका जो कार्नोट चक्र कहलाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम पर आधारित है। उत्क्रमणीय प्रक्रम पर
विपरीत क्रम में भी संचालित किया जा सकता है। विपरीत क्रम का मतलब ग्राफ के अनुसार देखें तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, या इसके द्वारा देखें तो सिंक से कुछ ऊष्मा ले बाहर से कोई कार्य किया जाए और फिर स्रोत को ऊष्मा दे दी जाए। तो ये पूरा प्रोसेस उल्टा हो गया ना उसका। तो इंजन में क्या किया, स्रोत से ऊष्मा ली, कुछ सिंक को दी और शेष ऊष्मा बदल दी कार्य में। और रेफ्रिजरेटर में इसका उल्टा होगा, सिंक से ऊष्मा लेगा, बाहर से कार्य किया जाएगा। इसमें किसने कार्य किया, अब बाहर से कार्य करना उल्टा और स्रोत को ऊष्मा देनी है। वो रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। इसको अपन चित्र से दिखाएं। ये तो ऊष्मा स्रोत हो गया, यानी उच्च ताप, और ये नीचे हो गया ऊष्मा सिंक। निम्न ताप पर इसको T2 केल्विन से दिखा सकते हैं। तो यहां से ऊष्मा ली जाए Q2, बाहर से कार्य कराया जाए बाह्य कर्मक के द्वारा W, ये कोई बाह्य कर्मक मतलब एजेंसी जो बाहर से कार्य करके दे, और फिर ऊष्मा Q1 जो किसके बराबर होगी, Q2 प्लस W के। ये रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। तो ये ऊष्मा सिंक से ली, बाह्य कर्मक से कार्य हुआ, बाकी ऊष्मा स्रोत को प्रदान कर दी गई। ये सिद्धांत किसका है, रेफ्रिजरेटर का। यानी कह सकते हैं कि ऊष्मा इंजन का विपरीत प्रोसेस, उल्टा क्रम रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है। ग्राफ के अंदर अपन दिखाते हैं इसको उल्टा करके विपरीत क्रम में। ताप T, ताप T। चित्र वैसे ही रहेगा लेकिन उल्टा प्रोसेस, यानी किस तरह से विपरीत क्रम में संपन्न कराया इसको। तो ये सिद्धांत रेफ्रिजरेटर का है। तो इन शॉर्ट अपन ये कह सकते हैं कि ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों में उत्क्रमणीय प्रक्रम या कारणों की थ्योरी, कार्नो चक्र या कार्नो का सिद्धांत या प्रोसेस जो है वो दोनों में समान रूप से काम कर सकता है। दोनों मतलब ऊष्मा इंजन में तो कार्नो चक्र काम कर ही रहा है एक सीधे प्रोसेस में, और रेफ्रिजरेटर में विपरीत क्रम में भी वो इसी तरह से काम कर सकता है। तो दोनों में ये काम करता है, इसलिए कार्नो का ऊष्मा इंजन। अब इसकी जो दक्षता निकालते हैं, इंजन की दक्षता लिखते हैं अपन ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो दक्षता लिखते हैं ईटा बराबर किया गया कार्य बटे ग्रहण की गई ऊष्मा। W की जगह लिखते हैं Q1 माइनस Q2 बटे Q1। और यहाँ जो इसका दक्षता या क्षमता निकालेंगे उसको कार्य प्रशीतक गुणांक, प्रशीतक को ठंडा करना होता है। ये कैसे निकालेंगे, सिंक से ग्रहण की गई ऊष्मा बटे बाह्य कर्मक द्वारा किया गया कार्य। तो सिंक से ग्रहण की गई ऊष्मा Q2, किया गया कार्य W, या W की जगह लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2 बराबर आएगा W। तो यहाँ ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि Q2 का मान ये बटे में जो आएगा इसको अपन ऐसे लिखेंगे हल करके 100% निकालना है, 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने पर दक्षता 100% तभी आएगी जब Q2 का मान 0 हो या Q1 का मान अनंत हो, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ दक्षता क्या हो सकती है, 100% या उससे ज्यादा, वहां पर रेफ्रिजरेटर में। तो दोनों में एक ही प्रोसेस काम कर रहा है, कार्नो चक्र। कहने का मतलब ये उत्क्रमणीय प्रक्रम जो है कार्नो का बेसिक प्रोसेस,
वो ऊष्मा इंजन में तो काम करता ही करता है, उसको विपरीत क्रम में संचालित करके रेफ्रिजरेटर की तरह यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतर से कितना है, ऊष्मा इंजन की दक्षता कभी 100% नहीं हो सकती, 100 से हमेशा कम होती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर की क्षमता 100% या उससे ज़्यादा हो सकती है। तो ये बेसिक रिलेशन है दोनों में। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दूसरा जो नियम है वो इन्हीं से रिलेटेड है, कार्नो इंजन और रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड है। तो दो कथनों के रूप में है, दूसरे नियम को दो अलग अलग कथनों के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं। सबसे पहला कथन है केल्विन प्लांक का कथन, केल्विन और प्लांक का कथन। क्या कथन है इसका? इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है जो चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए, चक्रीय प्रक्रम में कार्य करते हुए स्रोत से ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में परिवर्तित करके ये केल्विन प्लांक का कथन है कि कोई भी ऐसा ऊष्मा इंजन बनाना संभव नहीं है जो स्रोत से ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतया कार्य में परिवर्तित कर दे। पूर्णतया मतलब 100%, जितनी ऊष्मा ली गई 50 जूल ऊष्मा ली, 50 जूल कार्य कर दिया, पॉसिबल नहीं है। यानी कुछ ऊष्मा सिंक को देनी पड़ेगी, अर्थात चक्रीय प्रक्रम में कुछ ऊष्मा सिंक को भी प्रदान करनी पड़ेगी। अब जो सिंक को कुछ ऊष्मा देगा तो किसी बात है कि पूरी ऊष्मा कार्य में बदलेगी नहीं, 100% कभी होगा नहीं। 100% तो तभी है जब सिंक को ऊष्मा दे ही नहीं, पूरी ऊष्मा कार्य में बदल जाए। 50 जूल ली, 50 जूल कार्य में बदल दी, सिंक को कुछ नहीं दिया। लेकिन ऐसा अगर होगा तो चक्रीय प्रक्रम काम ही नहीं करेगा, प्रोसेस चलेगा ही नहीं, एक साइकिल बनेगा ही नहीं, कार्बन चक्र फॉलो ही नहीं होगा। तो इसलिए ये बनाया गया है कि संपूर्ण ऊष्मा को पूर्णतया अगर कार्य में परिवर्तित करना है तो कुछ ऊष्मा सिंक को भी प्रदान करनी पड़ेगी, तभी वो चक्रीय प्रक्रम में ऊष्मा इंजन काम कर पाएगा। ठीक है, तो स्रोत के साथ साथ सिंक का होना भी परम आवश्यक है। इन शॉर्ट अपन बात करें तो केल्विन प्लांक कथन के अकॉर्डिंग किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, किसी भी ऊष्मा इंजन में स्रोत के अलावा सिंक का होना भी परम आवश्यक होता है। इसको अपन चित्र से दिखाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सीधे ही स्रोत से ली गई ऊष्मा को कार्य में बदल दिया जाए कार्य में। ये हो गया ऊष्मा स्रोत जो उच्च ताप पर होता है T1 केल्विन पर। यहाँ से ऊष्मा ली गई Q या Q1 मान लो और संपूर्ण ऊष्मा दे दी, संपूर्ण ऊष्मा बदल गई कार्य, W बराबर हो गया Q1। और सिंक को कुछ नहीं दिया गया, सिंक को
कुछ नहीं दिया गया। टोटल ऊष्मा जो स्रोत से ग्रहण की गई वो पूरी की पूरी कार्य में परिवर्तित हो गई। तो ऐसा प्रोसेस होना असंभव है, यानी ये जो प्रोसेस है वो क्या है, असंभव प्रक्रम। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंक को कोई ऊष्मा दी नहीं जाए और सारी की सारी ऊष्मा स्रोत से जो ग्रहण की गई है वो कंप्लीटली कार्य में परिवर्तित हो जाए। असंभव प्रोसेस, इम्पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या है, पॉसिबल प्रोसेस जो है वो ये कि ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई ऊष्मा का कुछ भाग इसको प्रदान किया जाए सिंक को। इस स्रोत से ऊष्मा ग्रहण की गई, T1 केल्विन ताप पर स्रोत है Q1, इसका कुछ भाग सिंक को दिया जाए तो सिंक को दी गई ऊष्मा Q2, ये ऊष्मा सिंक को प्रदान कर दी गई और जो बची हुई ऊष्मा है सिंक को प्रदान करने के अलावा यानी Q1 माइनस Q2 वो पूरी तरह बदलेगी कार्य। तो कार्य जो हुआ हमेशा Q1 माइनस Q2 के बराबर। बस सपोज करो फॉर एग्जांपल 100 जूल ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की गई, 20 जूल सिंक को दे दी, 80 जूल कार्य में बदल जाएगी, 80% एक्स्ट्रा हो गई। 100% कभी होती नहीं है, तो उसी के आधार पर यह बनाया गया है गैल्वेनिक प्लांट का कथन। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, संभव। ये प्रक्रम कैसा है, संभव प्रक्रम है। दूसरा जो कथन है वो क्लॉसियस का कथन है। सेकंड कथन कायदा है क्लॉसियस का कथन। ये कथन क्या है, हालांकि इसी से रिलेटेड है, जैसा ये शब्दों में अलग है लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी ऐसी युक्ति बनाना संभव नहीं है जो निम्न ताप से या बिना बाह्य कर्मक की सहायता के, यानी बाहर से कोई एजेंसी काम नहीं करे, बिना बाह्य कर्मक की सहायता के निम्न ताप से ग्रहण की गई ऊष्मा को उच्च ताप पर स्थानांतरित कर सके। तो सेकंड जो कथन है क्लॉसियस का, उसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई युक्ति, ऐसी कोई डिवाइस, ऐसा कोई उपकरण बनाना पॉसिबल नहीं है जो बिना किसी बाह्य कर्मक के, बिना किसी बाह्य एजेंसी की सहायता के ऊष्मा को निम्न ताप से ले और उच्च ताप पे ट्रांसफर कर सके। जैसे अपन देखते हैं ना कि पानी जैसे ऊपर से नीचे बह सकता है अपने आप, लेकिन नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए बाह्य कर्मक कौन, मोटर का उपयोग करना पड़ेगा, इंजन का उपयोग करना पड़ेगा जो पुश कर सके पानी को निम्न से ऊपर। तो उच्च ऊर्जा क्षेत्र में निम्न से पहुंचाने के लिए कोई बाहर से कार्य करना पड़ेगा। तो ऐसा ही कथन ये है, इसको लिख सकते हैं अर्थात स्वतः ही ऊष्मा का स्थानांतरण निम्न ताप से उच्च ताप की ओर संभव नहीं है। स्वतः मतलब अपने आप, बिना किसी बाह्य कर्मक की सहायता के अपने आप ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप पर ट्रांसफर नहीं हो सकती। जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, बाहर से काम करना पड़ता है, तब ऊष्मा सिंक से ली जाती है, निम्न ताप से ली जाती है और उसमें प्लस W कार्य करके वो ऊष्मा काय को दी जाती है स्रोत को, उच्च ताप को। तो इसमें ये एक संभव प्रोसेस है कि सीधे ही सिंक से ऊष्मा ले लो और बिना किसी, या निम्न ताप लिख सकते हैं सिंक का मतलब, और उच्च ताप
T1 केल्विन। तो यहाँ से ऊष्मा ली और सीधे ही स्रोत को या उच्च ताप को प्रदान कर दी गई। ऐसा होना असंभव है। तो ये कैसा प्रोसेस है? असंभव। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि निम्न ताप से बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी की सहायता के, बिना किसी बाह्य एजेंसी के कार्य किए ऊष्मा डायरेक्ट निम्न से ऊपर जाती रहे। ये वैसे ही हुआ जैसे पानी नीचे से ऊपर अपने आप चले जाए। पॉसिबल है कि अपने आप जाना? संभव नहीं है। कोई ना कोई बाह्य करना चाहिए, जैसे मोटर लगानी पड़ेगी तभी जाके नीचे से पानी कहाँ पहुँचाया जा सकता है? ऊपर। तो सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस है बाह्य कर्मक की आवश्यकता पड़ेगी, वो बाहर से कार्य करेगा, तब निम्न ताप से ग्रहण की गई ऊष्मा को उच्च ताप पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो निम्न ताप T2 केल्विन, इससे ऊष्मा ली गई मान लो Q2 और बाहर से कार्य किया गया W, ये हो गया बाह्य कर्मक। अब जो ऊष्मा मिलेगी उच्च ताप पर, उच्च ताप T1 केल्विन पर ये ऊष्मा मिलेगी Q2 प्लस W बराबर Q1 लिख सकते हैं। तो ये संभव प्रोसेस है। तो दोनों का भावार्थ एक ही है। अगर ये कथन गलत है तो ये भी गलत होगा, ये सही है तो ये भी सही है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो दोनों कथन मिला के कहलाता ऊष्मागति का द्वितीय नियम। अगर एग्जाम में आता ऊष्मागति का द्वितीय नियम तो दोनों ही कथन अपने को लिखने, क्योंकि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, दूसरे के बिना पहला संभव नहीं है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। एक कथन सत्य होगा तो ही दूसरा कथन भी सत्य होगा। तो ये हो गया ऊष्मागति का द्वितीय नियम, जो रेफ्रिजरेटर और कार्बन इंजन दोनों से रिलेटेड है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का हो गया दूसरा नियम। इसके बाद अगला टॉपिक अपन देखेंगे कार्बन प्रमेय।